जय हिंद दोस्तों, जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं टॉपिक है उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उच्च न्यायालय से संबंधित। ठीक है, और इसके उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है ये पूरे प्रदेश का होता है और अधीनस्थ न्यायालय एक जिला का होता है। ठीक है, ये क्या है? जिला स्तर तक का अधीनस्थ न्यायालय, मतलब उसके अधीन रहता है उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले नोट्स तो देखेंगे, फिर पी बाई क्यू देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें नोट्स को एनालिसिस करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों, यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान के तहत राज्यों को न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। और भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु यहाँ पे भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से लेकर के यहाँ पे 231 तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा दो या दो से अधिक, क्या है, विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 230। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर यहाँ पे किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 214, या फिर एक बार ऐसे पूछा गया था कि किस राज्य में ये यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत ये जिक्र किया गया है कि एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये आर्टिकल नंबर यहाँ पे 214 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 215। 14 में तो ये उच्च न्यायालय हो गया, और 215 में प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा, यहाँ पे खंडपीठ। ठीक है, और अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि के अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी होंगे, और उसके यहाँ पे अवमान के लिए इसमें क्या है, दंड सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां इसके भी पाश होती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त कर सकेगा या आवश्यक समझे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते रहते हैं। और इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव, यहाँ पे विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समान प्रक्रिया और सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अगली आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद 217 नंबर। अनुच्छेद 217 इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य है जो भारत की नागरिक हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों को लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, या यहाँ पे दूसरा दिया गया है ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर धारण कर चुके हों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 202। यहाँ पे 3 की घ के तहत है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि, क्या है, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और उनकी पेंशन अनुच्छेद 112 3 घ थर्ड के तहत यहाँ पे होती है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसके तहत भारत संचित निधि पर ही भारित होती है, जो पेंशन होती है, राइट। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में, इसमें क्या है, न्यायाधीशों की कार्यकारी और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य की अस्थायी वृद्धि और कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए यहाँ पे अपर न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जजेस के रूप में नियुक्त यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने पर कर्तव्यों के पालन में असमर्थ यहाँ पे रहने की अवधि तक सम्यक रूप से, ध्यान दीजिएगा, सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश है यहाँ पे एक्टिंग इसमें जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है, उच्च न्यायालय की ओर, ठीक है। और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र से यहाँ पे अधिकारिता वाले जो उनके राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है, यानी कि सुपरिंटेंडेंस है, अधीक्षण करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी उच्च न्यायालय है, 25 है। 7 यहाँ पे, उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक है। 1 से अधिक से तात्पर्य वो यानी कि एक हाई कोर्ट है, 1 से अधिक राज्यों में उसकी क्षेत्र है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली का अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का अपना साझा उच्च न्यायालय है, ठीक है। दिल्ली का अपना एकल है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दोनों क्या है, कंबाइंड उच्च न्यायालय एक ही है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय है, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है, ठीक। दादरा और नगर हवेली, दमन दीव ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अंडमान निकोबार ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये यहाँ पे पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कलकत्ता के अंतर्गत। और ये दादर नगर हवेली दमन दीव यहाँ पे बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और पुदुचेरी ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ये रहे यहाँ पे 1 से अधिक क्षेत्राधिकार वाले। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। और अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। और ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान की सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है, ठीक है। सर्वप्रथम 1862 में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, ये हो जाएगा 1862 में, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः कब हुई थी, 1866 ईस्वी में। और उत्तर पश्चिम प्रांतों के उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत की स्थापना हुई थी, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, यूपी के एग्जाम्स में यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब है, 1866 में। उत्तर पश्चिम प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में यहाँ पे आगरा में क्या है, सदर दीवानी अदालत के स्थान पे हुई थी। और 1869 में यहाँ पे यानी 3 साल बाद इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। और वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसे संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे के इस संबंध में यहाँ पे ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही ये करते हैं। और अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति
उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग से ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे उच्च, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट यहाँ पे छुटी हुई नजर आ रही है, देखते हैं इसमें क्या है। अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात, यहाँ पे सही है, और राज्यपाल द्वारा इसके बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर यहाँ पे 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, और लोक अदालतों के माध्यम से समान न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रशम्य और आधारित मामलों पर विचार किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे लोक अदालतों के बारे में ध्यान दीजिएगा। वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी विधि ज्ञान रखने वाला यहाँ पे व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की सिविल और आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न कोश यहाँ पे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसमें PYQ है। ठीक है, अब इस जो हम लोग अभी नोट्स का एनालिसिस किए, इससे संबंधित यहाँ पे PYQ है। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है यहाँ पे 69वीं BPSC 2023 में आया है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, और संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति से समय समय पर क्या है, नियुक्त करना आवश्यक समझे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा का प्रश्न इसमें देखिए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। ठीक है, तो ये तो पहला सही है। यहाँ पे उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति करते, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे उच्च न्यायालय के लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का डिटेल्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन है, राष्ट्रपति करता है। और इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ये विकल्प सभी के सभी क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 3 प्रश्न संख्या 3 तीसरे में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 तीसरे में क्या है, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 222 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। और यहाँ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति परामर्श से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम के परामर्श से होता है। राइट, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 4 में ध्यान दीजिएगा, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल में ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर यानी कि एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
और अनुच्छेद 224 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण उसमें कार्य की बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक कि ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगली आर्टिकल दिया गया है 224। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 224 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय का यहाँ पे मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थित होने के कारण अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, और जब तक अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों से फिर से नहीं संभाल लेता, अनुच्छेद 224(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु क्या है 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो क्या से ये हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे राज्य की समेकित निधि से हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका डिटेल से। संविधान के अनुच्छेद 202 संविधान के अनुच्छेद 202 के यहाँ पे तीसरे के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित समेकित निधि से दिए जाते हैं और अनुच्छेद 112(3) घ थर्ड के तहत इसमें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो ये हो जाएगा भारत की संचित निधि से दी जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर 7 नंबर में ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, ये हो जाएगी 62 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी 62 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है 62 वर्ष है और संविधान के अनुच्छेद 217 15 यहाँ पे 15वीं संविधान संशोधन 1963 या पहले क्या था 60 वर्ष थी यह उम्र यहाँ पे 1960 वर्ष से 1963 द्वारा यह उम्र निर्धारित की गई थी। ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके कितनी 65 वर्ष करने हेतु 114वां यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालिक 15वीं लोकसभा 2014 में विघटन के साथ ही दिवंगत हो गया। ठीक है, और दिसंबर 2019 में यहाँ पे पी विल्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा पी विल्सन द्वारा इस संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो ये हो जाएगा 62 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें ध्यान दीजिएगा उच्च न्यायालय 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, तो ये तो सही है 25 उच्च न्यायालय हैं अभी हम लोग देखे हैं। और दूसरी यहाँ पे कथन कह रहा है कि पंजाब हो गया हरियाणा हो गया ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, तो ये कथन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो ये यहाँ पे सही है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय ठीक है, उच्च न्यायालय राज्य का न्यायिक प्रशासन और उच्चतम स्तंभ होता है और वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है 25 है और मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय मणिपुर त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, कब मार्च 2013 में।
1 जनवरी 2019 से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया और ये 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदल करके पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया। ठीक है, जो पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली का अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 नंबर में क्या दिया गया है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें दिया गया है पहला, यहाँ पे कह रहा है सही यहाँ पे पहचानना है। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। देश में कितने हैं, अभी हम लोग देखें 25 उच्च न्यायालय हैं, तो ये तो पहला गलत है। इनमें 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, इनमें के 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक है, ऐसा यहाँ पे भी गलत है। यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत कह रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करेक्ट आंसर है। यहाँ पे केवल एक ही है, तो एक ही किसमें है, यहाँ पे विकल्प डी। डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका डिटेल से देख लेते हैं। सेम सेम है, यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय, 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक है, सॉरी हमने 5 कहा, 7 का केंद्र शासित प्रदेश मिला करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली का एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का यहाँ पे इसी तरीके से 2 केंद्र शासित हो गए जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक है। और और इसमें क्या है, राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का भी उच्च न्यायालय है और इसमें 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए केवल 4 है। तो इसमें 7 है, जिसमें से क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं केवल 2 ही में उच्च न्यायालय। कौन पे, एक दिल्ली में हो जाएगा, और सॉरी एक दिल्ली में है और 3 में है, एक दिल्ली में और एक क्या हो जाएगा अब जम्मू कश्मीर में, और एक इसमें है चंडीगढ़। ठीक है, 3 में यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न के दौरान तो 21 थी इसमें, लेकिन अब वर्तमान में क्या है 25 है, तो अब यहाँ पे लेटेस्ट आंसर दिया जाएगा। 12 नंबर देखते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप निम्न उच्च न्यायालयों में से यहाँ पे किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो ये क्या हो जाएगा कोलकाता, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं, इसमें 13 नंबर प्रश्न सॉरी 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप सहित कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार किस में आता है, कोलकाता में। तो वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका अधिकारिता एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों में। चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या है अधिक है, और उनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार है, जैसे बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे का क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, गोवा के पास भी अपना नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल में तो है, और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में। गुवाहाटी, गुवाहाटी क्या है, मेघालय में है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड, सॉरी गुवाहाटी असम का है। यहाँ पे गुवाहाटी असम में, असम की यहाँ पे राजधानी है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। केरल का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर में है, इसका केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, केरल और लक्षद्वीप में। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं मद्रास। मद्रास में कौन कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा और पुदुचेरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन तीनों राज्यों का है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पे इन दोनों का है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी सबके पास अपना खुद का यहाँ पे क्या है उच्च न्यायालय है। ठीक है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में कौन सा एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, इलाहाबाद, इलाहाबाद तो केवल एक ही है। गुजरात भी, दिल्ली का यहाँ पे क्या है अपना है। बम्बई हो जाएगा, क्योंकि बम्बई में अभी हम लोग क्या देखे, गोवा का देखे, दमन दीव का भी देखे। ठीक है, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, अब तो खैर एक ही है यहाँ पे राज्य बन गया। तो इसमें कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 राज्यों का ये बम्बई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
14 नंबर देखते हैं। अब भारत के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य संघ या यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 3 ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 ऐसे हैं जो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में, जैसे गुवाहाटी हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र का शामिल नहीं है। तो इसमें क्या है बताना, संघ राज्य क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे 3 है, नहीं तो बनना क्या हो जाएगा 7, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे हैं। 15 नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अपना उच्च न्यायालय किसके पास नहीं है बताइए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रश्नकाल के दौरान तो मणिपुर था, लेकिन अब इसके यह क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मणिपुर के पास भी यहाँ पे 2013 में इसके पास भी बन गया, यानी कि सबके पास अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सबके पास उच्च न्यायालय, इसलिए अब यह क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, गलत है। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं कहाँ पे, 2013 में। तो यहाँ पे 13 में 3 जगह स्थापित किया गया था, मेघालय, मिजोरम और एक मणिपुर। इसको भी ध्यान दीजिएगा, एक मणिपुर। तो इन 3 राज्यों में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल से। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, क्या है, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट्स का गठन किया गया, और जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्पमत कबीर उद्घाटित होने के लिए बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में निम्न में से उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। 17 नंबर सबसे अधिक बेंच है बॉम्बे उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसमें क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय मूल पीठ कोलकाता में 2 बेंच यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मूल पीठ जबलपुर में, 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय मूल पीठ गुवाहाटी में, 3 बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। पहले यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय सर्वाधिक बेंच 6 थी। ठीक है, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालयों के गठन के पश्चात अब 3 शेष रह गए। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 3-3 बेंच हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार अब उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है, और प्रश्नगत क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ज्ञातव्य है कि संघ तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को यहाँ पे लागू करने संबंधित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है। ये यहाँ पे 226 के तहत दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में 19 नंबर में ध्यान दीजिएगा, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके, उच्च यहाँ पे न्यायालय के। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों में से यह किसी भी रीट अधिकारिता होता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। कैसी दोहरी भूमिका निभाता, और वह प्रथम न्यायिक कार्य करता है, द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, और प्रशासनिक हैसियत से यहाँ पे कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन, नियंत्रण करता है, और इन कार्यों में अपव्यवहार करने व अन्य अधिकारियों को रीटों की अधिकारिता में आता है। ठीक है,
अगला देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन से एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा यहाँ पे उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। तो यह कैसे? एक अधीनस्थ न्यायालय को वह यहाँ पे पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष कार्यवाही अभिलेख और उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें यहाँ पे एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। ठीक है, वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही अभिलेख उन्हें यहाँ पे हस्तांतरित कर दी। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रीट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर के पुनः सुनवाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 21 नंबर में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये हो जाएगा उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं और जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि यहाँ पे क्या है? यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उसे निर्णय रद्द कर मामले को अपने पास पुनः सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 22 नंबर में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। एक आदेश किसके द्वारा है? यहाँ पे प्रयोजन, यहाँ पे प्रतिषेध की बात कर रहा है। ये क्या होता है? यहाँ पे संसद विधानसभा, ये भी गलत हो जाएगा। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही करने, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे प्रतिषेध रीट यानी कि प्रोहिबिशन रीट बोलते हैं उच्चतम या उच्च न्यायालयों द्वारा किसी निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए यहाँ पे जारी किया जाने वाला आदेश है। विधिक रूप से प्रतिषेध रीट पद का तात्पर्य प्रतिषेध करना, रोकना, मना करना या नियंत्रित करना। ठीक है, यह एक विधिक उपचार है जिसे एक उच्चतर न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक निचला न्यायालय न्यायाधिकरण अपनी न्यायिक सीमा से बाहर न जाए, ये अवैध तरीके से कार्य न करे। एक उच्चतर न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की जा रही कार्यवाहियों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध रीट निचले न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा जारी की जाती है और इसे प्रशासनिक एजेंसियों, संवैधानिक प्राधिकरणों, निजी व्यक्तियों, उद्यमों विरुद्ध यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता है। ये विशिष्ट रूप से केवल न्यायिक अर्ध न्यायिक निकायों को लागू होती है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं निम्न में से कौन सा रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? यहाँ पे निम्न में से कौन सी एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रतिषेध के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू होती है या की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके यहाँ पे मामले को अपने पास मंगा लेता है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये कथन और निष्कर्ष का है। इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे कथन और कारण का दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कथन और कारण में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इसमें बताना है कि कौन सा सही है, क्या सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। पहला देखते हैं कथन, न्यायालय के आदेश को जानबूझकर अवज्ञा करना, यहाँ पे उनका पालन न करना और न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना,
न्यायालय की अवमानना कोर्ट में आता है, तो ये तो बात सही है। यहाँ पे इतनी जब आप इलीगल तरीके से व्यवहार करेंगे तो यह अवमानना कोर्ट में ही आएगा, ठीक है। देखते हैं कारण। कारण क्या हो जाएगा? न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या है? सत्य है, लेकिन एक दूसरे से क्या है? लिंक नहीं है, इसे व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए क्या है? दोनों सत्य है, व्याख्या नहीं कर रहा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है। ऐसा हमारा मुस्कुराता हुआ बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? सही कौन सा है, ठीक है। सही के बारे में ध्यान दीजिएगा। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया, परमादेश यहाँ पे मैडमश नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैडमश नहीं होगा, पहला सही है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैडमश नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में ध्यान दीजिएगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, यहाँ पे अधिकार परीक्षा क्यों वारंट रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में क्षमावेदन करने के लिए याचित यानी कि आप पिटिशनर हो सकता है। तो ये कथन सही है। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं डिटेल इसमें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, 32 के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत इसमें हाई कोर्ट, ठीक है। कि यहाँ पे उच्च न्यायालयों के लिए यहाँ पे कुल मिला के 5 प्रकार की रीट जारी की गई, ठीक है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रीटें जारी की गई। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से है, 226 हाई कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे सॉरी, इसका डिटेल्स भी दिया गया है, देख लेते हैं इन पांचों जो यहाँ पे रीट है उनके बारे में। पांचों रीट में पहली रीट क्या है? परमादेश, ठीक है। परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। इसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक, लोक कर्तव्यों को करने और अवैध रूप से न करने का आदेश देती है। किसी प्राइवेट व्यक्ति, संगठन के विरुद्ध परमादेश यहाँ पे क्या है? रिट तभी जारी किया जाएगा जब उसको कोई सार्वजनिक कार्य सौंपा गया, ठीक है। अतः यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, कथन की बात कर रहा है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे किसी कंपनी के विरुद्ध यदि कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा असत्य हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा था सरकारी, प्रश्न में कह रहा था सरकारी कंपनी के विरुद्ध परमादेश नहीं हो सकता, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अधिकार परीक्षा केयो वारंटो रीट हेतु यानी कोई लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि पब्लिक माइंडेड पर्सन हो सकता है, उसका उस पद से यहाँ पे हितबद्ध होना या उसके दावेदार होना आवश्यक नहीं है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 भी यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में ध्यान दीजिएगा। इसमें उच्च न्यायालय परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सामयिक अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी अधिकार आते हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधित रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वही उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए रीटों को निकाल सकता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 27 नंबर में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 27 नंबर में दिया गया कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को, ठीक है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए यहाँ पे परमादेश जारी कर सकता है। ये भी क्या है? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स। इस प्रश्न का डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की संरक्षण के लिए
परमादेश जारी कर सकता है। लखनऊ सॉरी अनुच्छेद 226, ठीक है, यहाँ पे परमादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवृत्ति कराने साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भारतीय नागरिकों के अधिकार का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों क्या है, सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारत में उच्च न्यायालय, ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रीति समान है। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये केवल पहला ही सही है। यहाँ पे हटाने का जो रीति है ये दोनों समान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सही हो जाएगा। और देखते हैं दूसरा, तब यहाँ पे निर्णय लेते हैं। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकृत की समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर, देखिए अभिवचन कर सकता है लेकिन उसमें जॉब नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स। आर्टिकल नंबर 217 के अनुसार उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 खंड 4 में उपबंधित रीति उसके पद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विभिन्न प्रक्रिया से यहाँ पे साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा यहाँ पे अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के तहत प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधित प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पहला सत्य हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 220 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात जिसे उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय अभिवचन कार्य कर सकता है। जबकि उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन कर यहाँ पे कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 124 के 7 में कहा गया, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये किसको करता है, उच्च न्यायालय तो राष्ट्रपति को करता है, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 क साथ ही सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से द्वारा यहाँ पे पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में कह रहा है कि किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो ये न्यायमूर्ति क्या हो जाएगा, सौमित्र सेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय ये पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया और स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने के ये पहला मामला था, ठीक है। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद 31 नंबर में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ पे लखनऊ न्यायपीठ की समक्ष इस प्रकार है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वत्वाधिकार मुकदमा जिसे टाइटल शीट कहते हैं, ठीक है। डिटेल से देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यहाँ पे क्या है, स्वत्वाधिकार मुकदमे यानी टाइटल शूट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जमीन व संपत्ति पर अपने पद पद के क्या है, अपने अपने दावे पेश किए थे। ठीक है। और नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम यहाँ पे रूप का निस्तारण कर दिया गया। ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। इसमें किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार 3 बार तलाक कहने से तलाक होना क्या है, गैर कानूनी। किसने कहा था? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ठीक है। यानी 3 तलाक विवाद से संबंधित। देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह ब्राह्म उत्तर प्रदेश राज्य 1994 के मामले में निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान और भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसमें क्या हो जाएगा? राजीव गुप्ता। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तब 2013 में छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में देख करके जाया करिए। ठीक है। यहाँ पे जो भी एग्जाम स्टेट का दे रहे हैं, यहाँ पे जिस इस स्टेट का आप एग्जाम्स दे रहे हैं, उस स्टेट का वर्तमान में पद पर यहाँ पे कुछ जो प्रमुख हो जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट का हो गया। ठीक है। और इसके बाद राज्यपाल कौन हो जाएंगे, और वहाँ पे सीएम कौन है, और लोकायुक्त कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, राज्य महिला निर्वाचन आयोग कौन। तो इस सब के बारे में, एससी एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, तो इस सब के बारे में यहाँ पर अध्यक्ष को वर्तमान पद पे जो है उनको देख करके जाया करिए। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे समर्थन किया था? तो प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? न्यायाधीश HR खन्ना हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष HR खन्ना ने आयोग की यहाँ पे 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्तियों के तरीके उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 35 नंबर। उच्च न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 233। ठीक है। अब इसका डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग यहाँ पे 6 अध्याय 6 अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 232 सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निशन कर दिया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 233 क और 234, 235 और 236 जिला न्यायाधीश का उल्लेख किया गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 36 नंबर। 36 नंबर में ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है। अधिकरण न्यायाधीश, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 236 के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। और नगर सिविल न्यायालय न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश से शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 37 नंबर। इसमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है इसमें कौन सा कथन और कारण है। तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। तो ये तो सत्य है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, सत्य है। इसके बाद जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है, तो ये सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 233 है। 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।
और जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकार होता है, जिसके पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। जिला न्यायाधीश के पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। इसी प्रकार यहाँ पे कथन और कारण दोनों भी सत्य हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान दीजिएगा, भारत के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में, और ऐसे अभियुक्त पुलिस स्टेशन के हवालात रखा जाता है, न कि जेल में। तो यह यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या इस कथन के बारे में यहाँ पे कह रहा है न्यायिक हिरासत का अर्थ। न्यायिक हिरासत का अर्थ ध्यान दीजिएगा, न्यायिक हिरासत का अर्थ क्या है, अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन की हवालात में रखा जाता है। यहाँ पे यही गलत दे दिया। यहाँ पे अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको जेल में भेजना होता है। ठीक है, न कि जेल में। ये इसलिए कथन गलत हो जाएगा। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले को प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की 1973। ठीक है, 1973 और 1973 जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रतिस्थापित किया गया 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, और इसके तहत पुलिस हिरासत का तात्पर्य अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकार संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में है, उसे पुलिस स्टेशन के हवालात या अधिकारी के हिरासत में रखा जाता है, और इसके विपरीत न्यायिक हिरासत का अर्थ अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट हिरासत में, तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय राज्य कारागार में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी जांच अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ की अनुमति दे सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कथन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे 39 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे 2 कथन दिए गए, कह रहा कि कौन सा सही है। ठीक है, भारत में यहाँ पे दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियमों से करती है, तो ये पहला सत्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसमें दूसरा सही भी है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए इसका डिटेल से देख लेते हैं। भारत में जेलों का नियंत्रण कारागार अधिनियम है 1894 के तहत किया जाता है, और इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों और राज्य सरकारों को जेलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है। साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कारागार संबंधित विषय को राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 में रखा गया है। अतः भारत में यहाँ पे दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण एवं प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं के नियमों विनियमों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना कौन सा सही है। सरकारी विधि अधिकारी, ठीक है, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, और किंतु कारपेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता मान्यता से बाहर रखे गए, पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया कि विधिज्ञ परिषदों बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की यहाँ पे शक्ति है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे। सॉरी, एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे दूसरा तो सही है, विधिक परिषदों बार काउंसिल यानी इसे कहते हैं, और विधिक शिक्षा विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है, तो दूसरा सही है। पहले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कारपेट वकील पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पे अधिवक्ता के बाहर नहीं है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, अधिवक्ता नियम 1961 प्रावधानों के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषदों की सूची रोल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति यानी कि विधि स्नातक ही अधिवक्ता के रूप में मान्यता
होता है और सरकारी विधि अधिकारी, विधिक फर्म, कारपोरेट वकील, पेटेंट, न्यायवादी, अधिवक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये असत्य है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी लोग नहीं आते हैं, ये असत्य है। अधिवक्ता नियम 1961 के तहत बार काउंसिल को अपने पेशे के स्व विनियमित प्रवेश नामांकन संबंधित नियम बनाने, व्यावसायिक आचरण के मानक तय करने, विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालयों को मान्यता के बारे में नियम अधिकृत है आदि की शक्ति प्राप्त है और इसी संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधिक शिक्षा के मानदंडों और विधि डिग्रियों की मान्यता संबंधित यहाँ पे रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 इसके तहत बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने पहले मामले को निपटारा करने की यहाँ पे उन मामलों को नहीं यहाँ पे जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ठीक है, और लोक अदालतों के ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती जो सिविल है न कि आपराधिक प्रकृति है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें क्या है, यहाँ पे देखते हैं, इसमें ए भी यहाँ पे गलत है। किस तरीके से, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले मामलों को निपटारा करने की उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है। ठीक है, उन मामलों को नहीं यहाँ पे जो किसी न्यायालय में लंबित है। ठीक है, यहाँ पे उसको भी किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। और इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पे सी, प्रत्येक लोक अदालत केवल सेवारत, केवल शब्द लगा था सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, गलत है। उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों के तीनों गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए डिटेल देख लेते हैं। लोक अदालतों को सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों के दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय यहाँ पे आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, लोक अदालतों के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 42 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित यहाँ पे कथनों में से यहाँ पे कौन सा सही है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम में ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल, यहाँ पे केवल सिविल नहीं आपराधिक मामलों दोनों की करता है। इसमें कह रहा है इसके नहीं करता, तो दोनों की करता है। ठीक है, तो इसलिए पहला को गलत करते हैं। इस अधिनियम को स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। इसलिए केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र यहाँ पे कौन, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोबाइल कोर्ट के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 4 अगस्त 2007 हरियाणा के तत्कालिक मेवात वर्तमान नूह जिला में पुन्नाना में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया गया और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन। इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचना। इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, और ये था इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न। अगली जो यहाँ पे टॉपिक है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, तो इसकी क्लास आपको मॉर्निंग में मिलेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करिए। और आपको किसी भी चीज़ की अगर लगे कि आवश्यकता या हेल्प, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। मैं सबका मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और उसे सीरियसली करता हूँ। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू होगी। आज के लिए